सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे आप लोग सब? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और यहाँ पे गेट का नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम आपका फेब में है, आने वाला है। सो यहाँ पे मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूँ, गेट बायोटेक और लाइफ साइंसेज के ऊपर 2026 एग्ज़ाम के बारे में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स एंड ट्रिक्स, गेट बायोटेक और गेट लाइफ साइंसेज के बीच में क्या डिफरेंस है, ब्रेक डाउन ऑफ मार्क्स जो कि मैंने कंपाइल किया 15 ईयर्स एनालिसिस के बाद। मैंने 15 ईयर्स के पास्ट पेपर्स देखे और उनसे जो मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में सब कंपाइलेशन करके मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा। और हर सब्जेक्ट का वेटेज क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे गेट बायोटेक 2026 के लिए, और मास्टरिंग एग्जामिनेशन। और मैंने आपको पूरा लिस्ट दिया है कि आपको 3 घंटे क्या बैठ के एग्ज़ाम देना है, कैसे देना है, क्या करना है, नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, गेट क्यों, गेट हमें क्यों देना चाहिए? तो गेट एक गेटवे हमारे एलिट इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि आईआईटीज हो गए, आईएससीज हो गए, एनआईटीज हो गए, एम्स हो गया, तो इनमें आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा। इनके लिए आपका दरवाजे खुले खुले हो जाएंगे। आपको गेट के थ्रू बहुत सारे फेलोशिप्स मिल जाएंगे, प्रेस्टिजियस रिसर्च फेलोशिप्स लाइक आपको पीएमआरएफ मिल सकता है, सीएसआईआर जेआरएफ मिल सकता है, डीबीटी जेआरएफ मिल सकता है। तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं गेट देने के बाद। और गेट के थ्रू आप डायरेक्टली एंट्री भी ले सकते हैं पीएसयूज में, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है, जो कंपनीज होती है, लाइक ओएनजीसी, डीआरडीओ, बार्क, आईयूसीएल, सीएसआईआर। ये सारे में आप गेट के थ्रू, गेट सोर्स के थ्रू एंट्री ले सकते हैं। और गेट देने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो भी बहुत एनहेंस हो जाता है। अगर आपका स्कोर अच्छा है, आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो एमएनसीज लाइक बायोकॉन, नोवोजाइम्स और सिंजिन जो है वो कैंडिडेट को गेट के थ्रू तो नहीं लेती है, बट गेट एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो इन कंपनीज में जॉब्स लेने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें गेट बायोटेक या गेट लाइफ साइंसेज क्यों देना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? तो जो गेट बायोटेक होता है, इनका जो मेन फोकस होता है, जो सिलेबस होता है, वो बायोलॉजी होता है, इंजीनियरिंग होता है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के ऊपर होता है। इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो टफर होता है, मतलब गेट लाइफ साइंसेस से थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें मैथ्स वगैरह भी आ जाता है, मैथ्स हो गया, बायोस्टेटिस्टिक्स हो गया। तो इसमें 50-50 बैलेंस होता है कंसेप्चुअल और एनालिटिक प्रॉब्लम्स पे। जो इसका कोर सब्जेक्ट्स होता है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, इम्यूनोलॉजी होता है। और ये बेस्ट सूटेड होता है बीटेक या बी स्टूडेंट्स के लिए, जो बायोटेक्नोलॉजी में, या बी फार्मा के ग्रेजुएट्स के लिए। हालांकि एमएससी बायोटेक वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो प्राइमरी करियर पैथ्स होते हैं, करियर पाथ जो होते हैं, वो एमटेक होते हैं, पीएसयू जॉब्स होते हैं, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, और बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग हो सकता है। हालांकि जो गेट एक्सेल है, जो लाइफ साइंसेज है, वो फोकस प्योरली, इसका जो फोकस होता है वो लाइफ साइंसेज पे होता है। और इसका जो डिफिकल्टी होता है वो बहुत ही मॉडरेट होता है, और 70-30 का बैलेंस ऑफ कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस होता है। इसके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो केमिस्ट्री होते हैं, जो कि कंपलसरी होता है, +2 ऑप्शनल होते हैं, जो कि है बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एक्सेट्रा। और ये बेस्ट सूटेड होता है बीएससी एमएससी के लिए, जो प्योर लाइफ साइंसेज डिसिप्लिन से, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो इसमें प्राइमरी करियर पाथ है वो एमएससी है, पीएचडी है, रिसर्च है, टीचिंग है, एकेडेमिया है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो गेट बायोटेक्नोलॉजी 2026 का एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा? ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पे आपको सेंटर पे जाना होगा और ऑनलाइन ये एग्जाम देना होगा। जो इसका ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर्स या 180 मिनट्स रहेगा। आपके जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे वो 65 रहेंगे। क्वेश्चन के टाइप्स जो रहेंगे वो एमसीक्यूज रहेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जिसमें आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। एमएसक्यूज होंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक या उससे ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई आपको पार्शियल क्रेडिट नहीं मिलेगा। और एक नेट्स होंगे, जिनको बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहाँ पे आंसर आपको रियल नंबर में इनपुट करना होगा, वर्चुअल कीपैड के थ्रू। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है कि जो एमसीक्यूज है उनमें सिर्फ -1 का नेगेटिव मार्किंग होगा, विच इज़ 1/3 मार्क डिडक्ट होगा रॉन्ग आंसर के लिए। जो 2 मार्क, 2/3 मार्क डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। और नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा एमएसक्यूज और नेट्स के लिए। तो आप इसको कॉन्फिडेंटली इन दोनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इसमें तुक्का मत लगाइएगा, मैं ये बोल रहा हूँ।
सो ये आपके स्कोर का एनाटॉमी क्या रहेगा, ब्रेकडाउन ऑफ मार्क्स आपके कैसे रहेंगे। जो 72% मार्क्स है वो आपका कोर बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट से रहेगा, जो मेन रहेगा, हार्ट ऑफ द एग्जाम रहेगा, जहाँ पे आपका डीप कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है 15% वो आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें आपका रैंक बूस्ट हो सकता है। और आपका वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिक स्किल्स को जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन चेक करेगा। और जो आपका 13% है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा, जो आपका फाउंडेशन होता है कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, कोर्स सिलेबस से लिंक्ड होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये जो कंप्लीट सिलेबस है, ये इसका मैं सेक्शन बाय सेक्शन ओवरव्यू दे रहा हूँ। जिसका ये पार्ट 1 है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है आपका, उसमें लीनियर अलजेब्रा आ सकता है, कैलकुलस होगा, इक्वेशंस होंगे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स विथ न्यूमेरिकल मेथड्स होंगे। तो जो जनरल बायोलॉजी होगा आपका, उसमें आपको बायोकेमिस्ट्री रहेगा, बायोमोलिक्यूल्स, मेम्ब्रेन्स, मेटाबॉलिज्म और एंजाइम काइनेटिक्स, जिसमें आपका माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको करना ही करना है, इसमें से एक दो क्वेश्चंस हर साल आते हैं। फिर जो आपका माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, उसके अंडर क्या आपका आएगा, वो है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल इकोलॉजी, वायरोलॉजी, होस्ट पैथोजन इंटरैक्शंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजी में आपका इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडीज, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, टी एंड बी सेल डेवलपमेंट में, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद हम जेनेटिक, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाते हैं, जहाँ पे जेनेटिक्स में आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड मैपिंग, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। सेल बायोलॉजी में आपका सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल एंड सिग्नलिंग, सिग्नलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका हर साल इसमें से एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और प्रोटीन ट्रैफिकिंग रहेगा। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर बायो में से डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो बेसिकली जो सेंट्रल डॉगमा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल डॉगमा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसमें से 3-4 क्वेश्चंस तो हर साल ही आते हैं। उसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ये जो पार्ट है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये ज़्यादातर बच्चे ये छोड़ देते हैं, बट इसमें से अगर आप कवर कर लीजिएगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। So इसमें material and energy balances, thermodynamics and bioenergetics is a very important topic. Then there is transport processes, fluid flow, heat and mass transfer. Moving on to next, there is our bioprocess engineering and process biotechnology. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें आपको बायो रिएक्शन इंजीनियरिंग, रेट लॉज, आइडियल रिएक्टर्स क्या होते हैं, एंजाइम इम्यूबिलाइजेशन क्या होता है, ग्रोथ काइनेटिक्स, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपको मीडिया फॉर्मुलेशन, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देन देयर इज इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, मेजरमेंट डिवाइसेस, कंट्रोलर्स एक्सेट्रा। फिर आ जाते हैं हम प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में। प्लांट्स में आपको टोटिपोटेंसी क्या होती है, टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। एनिमल्स में आपको एनिमल सेल कल्चर, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। माइक्रोस में प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक, एंटीबायोटिक्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन, ये सब देख लेना है। फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी में, लाइक क्या क्या टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स में वो चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, वेक्टर्स, प्लाज्मिड, फाज लैम्डा एक्सेट्रा, जीन क्लोनिंग, क्रिस्पर cas9। देन देयर इज मॉलिक्यूलर और एनालिटिक टूल्स, जिसमें आपको पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, ब्लॉटिंग, एलाइजा, फ्लो साइटोमेट्री पढ़ना है। कंप्यूटेशनल बायो में आपको आ जाएंगे बेसिक्स एकदम कंप्यूटेशनल बायो के, बायो इन्फो के, लाइक डेटाबेसेस क्या होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, सीक्वेंस एनालिसिस क्या होता है, ब्लास्ट क्या होता है, फाइलोजेनी एक्सेट्रा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हाँ, हमारा जो स्ट्रेटजी है वो डेटा प्रायोरिटाइजिंग से शुरू होता है। मतलब आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किन किन सब्जेक्ट से, किन किन टॉपिक से ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हर सब्जेक्ट से इक्वल तो नहीं आता एग्जाम में ना, किसी से ज़्यादा आता होगा, किसी से कम आता होगा। So, a data-driven approach ensures your effort is directed towards high yield areas. तो सबसे पहले आपको जनरल बायोलॉजी पे तो फोकस करना है, जो कि है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। इसमें से आपका टोटल 23 मार्क्स, 20 से 23 मार्क्स के अराउंड तो इजीली आता है। फिर आपका जेनेटिक्स, सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी पे फोकस करना है। इसमें भी आपका 18 से 20
21 मार्क्स तक आता है, 18 से 20 हर साल ही मैंने देखा है जब मैंने 15 ईयर्स का एनालिसिस किया था। फिर आपका आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपका अराउंड 7 to 10 मार्क्स का रहता है। फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी आता है जो 7 to 10 मार्क्स का होता है। फिर प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक आता है जो 6 मार्क्स का होता है, और आरडीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह वो 5 मार्क्स का होता है। सो जनरल बायोलॉजी, इस चार्ट से, इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो जनरल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर या जेनेटिक्स वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अराउंड 40% ऑफ द टोटल मार्क्स होते हैं। तो 40% मार्क्स अगर इसी में से आ जाएंगे तो बाकी के आपको बस 40% पे कंसंट्रेट करना है। तो आपके प्रिपरेशन में ये दोनों पोर्शन को तो बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स क्या होते हैं। ये जो क्यूरेटेड बैकग्राउंड है, ये लास्ट 15 ईयर्स के एनालिसिस से प्रिपेयर किया गया है, जहाँ पे आपको जनरल बायोलॉजी में हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या है, ये है एंजाइम काइनेटिक्स, जिसमें कि माइकलिस मेंटेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहिबिशन टाइप्स क्या होते हैं वो बहुत, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल देखे जाते हैं। देन दे आर द मेटाबॉलिक pathways like glycolysis, glycogenolysis, TCA cycle, then there is bioenergetics, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज इन इम्यूनोलॉजी, आपको एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस क्या होते हैं, एलाइजा, रिया, एमएससी, इमेज हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, टी सेल एंड बी सेल एक्टिवेशन, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने। देन हम आगे बढ़ते हैं जेनेटिक्स, सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ। सॉरी, जो आपको हाई प्रायोरिटी में रखना चाहिए, सबसे पहले इनके बारे में पढ़िए, जो कि है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन और ओपरन मॉडल्स। तो ये पूरा का पूरा आपका सेंट्रल डॉगमा के अंडर आ गया, ये तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा इन डिटेल। देन देयर इन जेनेटिक्स देयर इज द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से अक्सर एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हर साल। और यहाँ पे लिंकेज मैप्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए बहुत बार क्वेश्चंस देखे गए प्रीवियस ईयर्स में। देन देयर इज आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको पीसीआर पढ़ना है, पीसीआर के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया, आप वो देख सकते हैं। देन देयर इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स, डीएनए सीक्वेंसिंग, और फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपको बहुत स्कोरिंग न्यूमेरिकल्स आएंगे, जहाँ पे काइनेटिक्स एंड माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होता है, बायोरिएक्टर डिज़ाइन क्या होते हैं, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, बैच, फेड बैच, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन क्या होता है। फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होता है, जिसमें बेसिकली क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल्स है वो आपको पढ़ने, कितने टाइप क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, कितने टाइप के क्रोमेटोग्राफी होती है, डिफरेंट टाइप्स। देन देयर इज मास ट्रांसफर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको मेन मेन दिखाई देंगे कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो यहाँ से आएंगे, बाकी चीज़ों के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग पे रहना चाहिए, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली 8 से 12 मार्क्स के आते हैं यहाँ से, जहाँ पे आपको मेन जो है वो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अगर आप इक्वेशंस जो है, यील्ड कोफिशिएंट निकालना सीख गए, ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट क्या होता है, मोनोड काइनेटिक्स क्या होते हैं, तो आपका यहाँ पे बहुत ही स्कोर से आप रैंक तक पहुँच जाएंगे, और एक हायर परसेंटेज और अच्छा रैंक आ सकता है आपको अगर आप ये सब पढ़ लिए। तो यहाँ पे मैंने ये भी दिया है कि कौन कौन से बुक्स को आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको ऑब्वियसली, ये तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब बाइबल ही ये बोल सकते हैं, लेनिंजर्स प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय नेल्सन एंड कॉक्स। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आपको वॉटसन रेफर करना चाहिए, और टीए ब्राउन जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस के लिए जितना भी आरडीटी के क्वेश्चंस है वो मेनली टीए ब्राउन से ही आते हैं। देन देयर इज इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबी आपको पढ़ना है, ये तो आप जानते होंगे। और यहाँ पे इम्यूनोलॉजी के सारे स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, सारे कंसेप्ट्स आपको क्यूबी से मिल जाएंगे। फिर सेल बायोलॉजी के लिए आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल बाय एल्बर्ट्स, ये पढ़ सकते हैं, जहाँ पे इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है सेंट्रल डॉग्मा के बारे में, कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये सब क्या होता है। तो सारा आप सेल बायोलॉजी बाय एल्बर्ट से पढ़ सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए आपको सूलर एंड कार्गी बेसिक कंसेप्ट्स बाय सूलर एंड
कारगी रेफर करना चाहिए। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के लिए आप पॉलिन एम डोरन से पढ़ सकते हैं। देन देयर इज प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स जो डी पीटर स्नोस्टैड एंड माइकल जे सिमंस का है। ये वाला ज़रूर रेफर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी जेनेटिक्स की बुक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और ये जब आपके पास टाइम बच जाए तो इनको रेफर कर लीजिएगा। एंड देन ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पार्ट आता है कि आप को एग्ज़ाम हॉल में क्या करना चाहिए 3 घंटे में। तो जो आपके पास पहले 50 मिनट होते हैं ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग राउंड होता है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरे पेपर के को गो थ्रू करना चाहिए। स्कैन द एंटायर पेपर एंड सॉल्व ऑल द क्विक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस यू नो फॉर श्योर। मतलब आपको जो श्योर शॉट है ना कि आपको ये पता ही पता है, इनको पेपर को स्कैन करके ओवरव्यू लेके आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को उसी टाइम सॉल्व करना चाहिए। दिस सिक्योर्स अर्ली मार्क्स एंड बिल्ड्स मोमेंटम। मतलब आपको फिर कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना, जब चीज़ें सॉल्व होने लगती है तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। फिर जो नेक्स्ट के 90 मिनट्स होते हैं इनमें आपका बेसिक मेन चैलेंज होता है, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ट्विस्ट रहते हैं कि नहीं क्वेश्चन में, जिनमें आपको कैलकुलेशन, लॉजिकल स्टेप्स या ज़्यादा सोचना होता है। जैसे आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, या फिर कोई मल्टी स्टेप प्रॉब्लम हो गया, कोई केस बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें देना चाहिए। फिर जो फाइनल के 40 मिनट्स होते हैं उसमें स्ट्रेटेजिक पुश, मतलब आपको वो जो एकदम डिफिकल्ट वाले, लेंदिंग वाले या फिर कंफ्यूजन वाले लगते हैं, जिनको आपने मार्क्स फॉर रिव्यू करके रखा है, उन पे फोकस करना चाहिए। और इसमें आपको अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है इन 40 मिनट्स में, 10-12 मिनट, तो आपको एक बार ये जो कॉन्फिडेंस राउंड में आपने फर्स्ट 50 मिनट्स में सारे सॉल्व किए, इनको एक बार गो थ्रू करके रिवीजन कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या हमें अवॉइड करनी चाहिए डूज एंड डोंट्स में, तो द टाइम ट्रैप, मतलब हमें कोई भी क्वेश्चन में 3 to 4 मिनट्स नहीं देना है। 3 to 4 मिनट से ज़्यादा तो कभी नहीं देना है। फर्स्ट राउंड में जो हमारे 50 मिनट्स का है, अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए हो तो उसको सिंपली मार्क फॉर रिव्यू कीजिए और मूव ऑन कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप ये सॉल्व कर सकते हो बट इसमें 3-4 मिनट से ज़्यादा लग रहा है आपको, तो तुरंत स्किप कर दीजिए और आगे मत सोचिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्योंकि हमारा बेसिक गोल है कि हमें स्कोर को मैक्सिमाइज करना है पूरे पेपर पढ़ के। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वही क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपका पेपर निकल जाएगा, और भी तो क्वेश्चन है तो वो तो और इजी हो सकते हैं। तो आपको पूरा पेपर के गो थ्रू तो करना ही है। और ये याद रखना कि आपका जो गेस वर्क है वो हमेशा पेनल्टी ला के देगा। मतलब हमें रैंडम गेसिंग नहीं करनी है एमसीक्यूज में। और अगर आप सोच के एजुकेटेड गेस क्या होता है उससे अगर रिस्क लोगे कि 50-50 ऑप्शंस रहेगा अगर आपको, तभी आप गेस लेना। ब्लाइंड गेस तो कभी मत लेना, क्योंकि ब्लाइंड गेस है वो हमेशा लाइबिलिटी होता है नेगेटिव मार्किंग के कारण। अगर तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।